ईरान की चालाकी अब खुलकर सामने आती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका से बातचीत की तैयारी और दूसरी तरफ हथियारों को लेकर उठते सवाल। पूरी दुनिया की नजरें इस घटनाक्रम पर टिक गई हैं। हालात ऐसे हैं कि हर कदम के पीछे एक नई रणनीति छिपी हुई नजर आ रही है और इसी ने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। खबरें थी कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच सकता है, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अराक्ची और उनके सहयोगी फिलहाल ईरान में ही मौजूद हैं। इससे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि बातचीत कब और कैसे आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी चाल चल रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं और उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस दौरे का हिस्सा होंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सीज फायर खत्म होने के बेहद करीब है। 22 अप्रैल को खत्म होने वाले इस सीज फायर को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे ये साफ है कि बातचीत की गुंजाइश अब बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ये बातचीत मंगलवार को होनी थी, लेकिन अब इसे बुधवार तक के लिए टाला जा सकता है। अगर इस बैठक में कोई बड़ी प्रगति होती है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो सीधे मौजूद हों या फिर वर्चुअल तरीके से जुड़े हों। इससे इस बातचीत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी सेना ने रविवार रात ईरान के एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज का नाम टूस्का बताया जा रहा है और अमेरिका को शक है कि इसमें दोहरे यूज वाला सामान मौजूद हो सकता है। दोहरे यूज मतलब एक ऐसा सामान जिसका इस्तेमाल आम नागरिक अपने आम कामों में भी कर सकता है और उसका इस्तेमाल सैन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिका का दावा है कि इस जहाज में ऐसे केमिकल हो सकते हैं जिनसे मिसाइल का ईंधन तैयार किया जा सके। इसके अलावा मशीनों के कुछ हिस्से, ड्रोन के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो सकते थे, जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन के साथ साथ सैन्य इस्तेमाल में भी काम आते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कार्रवाई की है। ये जहाज ईरान की शिपिंग कंपनी IRISL से जुड़ा बताया जा रहा है, जिस पर पहले ही अमेरिकी प्रतिबंध लागू है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार इस जहाज को ओमान की खाड़ी में ईरान के चाबहार पोर्ट के पास रोका गया था। बताया गया कि जहाज के क्रू को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने 6 घंटे तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये जहाज नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी थी। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान बातचीत के साथ साथ अपनी सैन्य तैयारी भी बढ़ा रहा है। पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ जमीन पर अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इसे ईरान की दोहरी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि बातचीत किस दिशा में जाती है और क्या ये तनाव कम होगा या फिर हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाया, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट की जारी रहेगी नाकेबंदी। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सीज फायर खत्म होने वाला था और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव का खतरा बढ़ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया है ताकि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए और समय मिल सके। लेकिन इस फैसले के साथ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ उसकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर इसका ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट शहबाज शरीफ और मुनीर को दिया है। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि इस बात के आधार पर कि ईरान की सरकार बुरी तरह से टूटी हुई है, जो अचानक नहीं हुआ, और फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पर हमसे कहा गया है कि जब तक उनके लीडर अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ प्रपोजल नहीं लाते हैं तब तक ईरान देश पर हमला ना करे। इसलिए मैंने अपनी मिलिट्री को ब्लॉकेड जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार और काबिल रहने का निर्देश दिया है, और इसलिए सीज फायर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक उनका प्रपोजल जमा नहीं हो जाता है और बातचीत किसी न किसी तरह से खत्म नहीं हो जाती। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप।
यानी एक तरफ शांति का संदेश, दूसरी तरफ दबाव की रणनीति। अमेरिका का कहना है कि वह तब तक सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा जब तक ईरान कोई यूनिफाइड प्रस्ताव नहीं देता, लेकिन साथ ही उसने अपने प्रतिबंध और समुद्री नियंत्रण जारी रखने का फैसला किया है। इससे साफ है कि वॉशिंगटन बातचीत को जारी रखना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वहीं ईरान ने इस पूरे कदम पर सवाल उठाए हैं और इसे दबाव की राजनीति बताया है। ईरान के नेताओं का कहना है कि अगर नाकेबंदी जारी रहेगी तो किसी भी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। जानकार मानते हैं कि सीज फायर का विस्तार फिलहाल टकराव को टाला जा सकता है, लेकिन जमीन पर हालात अभी बेहद नाजुक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तनाव जारी है और वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह सीज फायर वास्तव में शांति की ओर कदम है या सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक, क्योंकि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो वही सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है और हालात फिर से युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या ये शांति की ओर बढ़ता एक कदम है या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? व्हाइट हाउस से आए एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सीज फायर को आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही ईरान को एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने खाड़ी देशों में हलचल मचा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान की सरकार इस वक्त गंभीर रूप से खंडित है, यानी अंदरूनी तौर पर टूट चुकी है। जिस डेडलाइन के खत्म होने का डर पूरी दुनिया को था, उसे ट्रंप ने पीछे धकेल दिया है। लेकिन याद रखिए, ये कोई तोहफा नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है। जब तक ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए यूनाइटेड प्रपोजल लेकर नहीं आता, तब तक कोई भी पक्का समझौता नहीं होगा। खबरें तो यहाँ तक है कि शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। उपराष्ट्रपति JD वेंस की प्रस्तावित यात्रा रुक गई है। वजह ईरानी वार्ताकारों का वो अड़ियल रवैया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जरिए बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। जहाँ एक तरफ ईरानी मीडिया इसे वॉशिंगटन की दबाव वाली चाल बता रही है, तो वही तेहरान के सलाहकार इसे एक स्ट्रैटेजिक डिले यानी रणनीतिक देरी मान रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिकी नौसेना का दबाव कम नहीं हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। सबसे बड़ी फिक्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया के तेल का सबसे बड़ा रास्ता आज भी प्रतिबंधों और मिसाइल के साए में। सीज फायर के बावजूद यहाँ जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हुई है। तेल की कीमतें और वैश्विक बाजार दोनों की सांसें इस वक्त अटकी हुई है। तो सवाल वही है कि ईरान झुककर एक मेज पर आएगा या फिर ट्रंप की ये चेतावनी एक नए मोर्चे की शुरुआत है। देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की सरकार अब गंभीर रूप से खंडित है। ये व्हाइट हाउस द्वारा संघर्ष विराम की समय सीमा समाप्त होने का संकेत देने के कुछ ही दिनों बाद आया है, लेकिन अब उस समय सीमा को पीछे धकेला जा रहा है और ट्रंप का कहना है कि संघर्ष विराम तब तक जारी रहेगा जब तक कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता। ये निर्णय उन रिपोर्टों के बाद लिया गया कि उपराष्ट्रपति JD वेंस की यात्रा सहित नियोजित शांति वार्ता को रोक दिया गया था, जब ईरानी वार्ताकारों ने संकेत दिया था कि वे पाकिस्तान चैनलों के माध्यम से चर्चा में नहीं लौटेंगे। ईरानी राज्य मीडिया का दावा है कि वर्तमान परिस्थितियों में बातचीत बेकार थी, जबकि तेहरान के अधिकारियों ने वॉशिंगटन पर समझौतों को रोकने और दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। एक ईरानी संसद सलाहकार ने तो इस विस्तार को रणनीतिक देरी तक कह दिया और प्रमुख बंदरगाहों के पास अमेरिकी नौसैनिक दबाव पर संभावित सैन्य प्रतिक्रियाओं की चेतावनी दी। और इतना ही नहीं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग है, प्रतिबंधों और सैन्य तनाव के घेरे में बना हुआ है। संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद इस क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। हालांकि ट्रंप अपनी बात पर अडिग हैं और कहते हैं कि किसी भी अंतिम समझौते के आगे बढ़ने से पहले ईरान को एक एकीकृत प्रस्ताव के साथ वापस आना होगा। फिलहाल संघर्ष विराम कायम है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है, क्या ये युद्ध में एक ठहराव है या अगले तनाव से पहले की एक देरी? क्या अमेरिका एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिसका अंजाम उसने सपनों में भी खुद नहीं सोचा था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कुछ ही हफ्ते बीते हैं और पेंटागन से आने वाले आंकड़े यानी नंबर्स ने सबको हैरान कर दिया है। यूएस ट्रूप्स को बहुत बड़ी मार पड़ी है। 400 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हैं और ये खुद कंफर्म किया है
पेंटागन ने। जी हां दर्शकों, पेंटागन के डेटा ने रिवील किया है कि ईरानियन स्ट्राइक्स ने इतना बड़ा धक्का दिया है यूएस को कि 400 से ज्यादा यूएस के सैनिक अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, आज सवाल सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं है, सवाल उन 425 अमेरिकन सोल्जर्स का है जो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स का निशाना बने हैं। क्या ये मिलिट्री स्टेलमेट था या फिर एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर जिसकी कीमत अब डोनाल्ड ट्रंप को देनी पड़ेगी? सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हुई और कैसे अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिला के पेंटागन के लेटेस्ट आंकड़ों ने सबको हिला दिया है। पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट एक भयानक तस्वीर पेश करती है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 1415 यूएस सर्विस मेंबर्स जख्मी हो चुके हैं और अगर हमें नंबर्स को ब्रेक डाउन करें तो सबसे ज्यादा मार पड़ी है यूएस की आर्मी पर। जी हां दर्शकों, यूएस की आर्मी से 271 सैनिक बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं। नेवी के 63 और एयरफोर्स के 62 भी जख्मी हैं। साथ साथ 19 लोग मरीन से भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी हर तरह की फोर्स पर हमला हुआ है, हर तरह की फोर्स ने इस जंग की कीमत चुकाई है। माना कि इनमें से कई सोल्जर्स ड्यूटी पर लौटने की अभी भी जिद करते हैं और अपने अंदर देशभक्ति की भावना जताते हैं, लेकिन दर्शकों 450 के आसपास सोल्जर्स का जख्मी होना यूएस की हार तो नहीं दर्शाता कि कैसे उन्होंने सोचा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 1-2 दिन में खत्म कर देंगे और 28 फरवरी से आज तक भी सिचुएशन उनके कंट्रोल में आई नहीं है। कहा उन्होंने सपना सजाया था कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगी, लेकिन भैया अब ये फुल स्केल वॉर बन चुकी है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये यूएस फॉरवर्ड बेसिस की वल्नरेबिलिटीज का भी बड़ा सबूत है। इसके बाद दर्शकों समझते हैं कि किस किस इंसिडेंट ने कितना नुकसान दिया। कुवैत, सऊदी अरेबिया और इराक में जो हमले हुए उसकी कीमत चुकानी पड़ी है ट्रंप को। इस जंग का सबसे काला दिन था मार्च का वो दिन जब कुवैत के पोर्ट ऑफ शुएबा पर एक सिंगल ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक ने 6 यूएस सोल्जर्स की जान ले ली थी। वहां डिफेंसिव सिस्टम्स धरे के धरे रह गए थे और यह सिलसिला रुका नहीं था। सऊदी अरेबिया के भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लगातार मिसाइल्स गिरी थी। वहां पर कई सारे पर्सनल जख्मी हुए थे और सोल्जर्स ने दम भी तोड़ दिया था। सिर्फ डायरेक्ट अटैक्स ही नहीं, ऑपरेशनल एक्सीडेंट्स भी कॉस्ट बढ़ाते हैं। इराक में एक KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जिसमें 6 यूएस एयरमैन की मौत हो गई। ईरान ने दिखा दिया कि उनके लो कॉस्ट ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका के एडवांस डिफेंस लेयर्स को ओवरवेल्म यानी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी महंगे हथियार से कुछ नहीं होता। ईरान के जो अफोर्डेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स थी उन्होंने ही यूएस सोल्जर्स को घुटने पर ला खड़ा किया। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं हार्डवेयर की। ईरान ने सिर्फ सोल्जर्स को नहीं, अमेरिका के प्राइड को भी हिट किया है, अमेरिका के गुरूर को भी तोड़ा है। 17 मिलिट्री साइट्स डैमेज हो चुकी हैं। कुवैत, कतर, यूएई और बहरान कोई भी बेस महफूज नहीं बचा है। अल उदीद और अल दफरा जैसे क्रिटिकल बेसिस पर रेडार्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है और पेंटागन का एस्टिमेट है कि अब तक $800 मिलियन तो सिर्फ रिपेयर्स में खर्च हो गए हैं। और अगर पूरी वॉर का बिल देखें तो वो $18 बिलियन को क्रॉस कर चुका है कुछ ही हफ्तों के अंदर। सवाल ये है, क्या चाइनीज सैटेलाइट्स और ईरानियन ड्रोन्स ने मिलकर यूएस सुपीरियरिटी का जो मिथ था उसको तोड़ दिया है और दुनिया के सामने यूएस की शक्ति को एक्सपोज कर दिया है। अमेरिका के अंदर अब गुस्सा बढ़ रहा है, एंटी वॉर सेंटिमेंट पीक पर है। लॉ मेकर्स और पब्लिक अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं और अब ट्रंप अपने ही देश में लोकप्रियता खोता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या पेंटागन कैजुअलिटी फिगर्स छुपा रहा है? और जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जंग अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रही है, ये वॉशिंगटन कॉरिडोर्स में एक पॉलिटिकल नाइटमेयर बन चुकी है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रंप को लेकर। ट्रंप का कार्यकाल अभी भी सिरोही सर बचा हुआ है। 2 साल से ज्यादा का वक्त उनके पास है जब वो व्हाइट हाउस में रहेंगे और इस युद्ध के बाद अगर सीज फायर बढ़ता है तो ट्रंप के जिद्दी वाले स्वभाव में क्या आपको अंतर देखने को मिलेगा?
क्योंकि यहां पर तो उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसी उन्हें वेनेजुएला में मिल गई थी तुरंत। क्या वो आगे चल के डेनमार्क से भिड़ने की कोशिश करेंगे, खासकर ग्रीनलैंड को लेकर, या किसी और देश को लेकर वो बातें करेंगे, या आप चुप हो जाएंगे? उनको सबक मिल चुका है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की फितरत में चुप रहना तो है ही नहीं। वो जो है उनको अपने आप को जो है कुछ ना कुछ ये साबित कर लेगेसी। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना जो कार्यकाल है वो नॉर्मल तरीके से नहीं जाना चाहते, वो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की सेकंड टर्म में उन्होंने क्या क्या करके दिखाया। तो आप देखिए वेनेजुएला के ऊपर किया, ईरान में उनकी कैलकुलेशन नहीं, मिस कैलकुलेशन होगी जिसकी वजह से वो उनको उम्मीद नहीं थी। उनको तो यही उम्मीद थी कि 2-4 दिन लड़ाई होगी, अयतुल्लाह खमेनी को मार देंगे, उसके बाद रिजीम चेंज हो जाएगी, तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हो पाई। अब क्यूबा के ऊपर भी बादल मंडरा रहे हैं, ईरान से निपट के वो क्यूबा की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीनलैंड, उनका तो पहले से ही टारगेट है, ग्रीनलैंड के ऊपर करेंगे। ग्रीनलैंड ये कार्रवाई नवंबर तक, जब तक मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते तब तक वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ जाए, क्योंकि अभी उनकी सबसे लोएस्ट जो है पॉपुलैरिटी लेवल पर पहुंच चुके हैं वो। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब, रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में अगर हार जाती है और डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो बनेगा जो किसी और के साथ नहीं बना था। उनको बिल्कुल एक जो है कोने में बिठा दिया जाएगा और बिल्कुल वो लोग कुछ नहीं करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में, आप तो कह रहे हैं उनके 2-2.5 साल बचे, हो सकता है उनके पहले ही उनको इम्पीच करके घर भेज दिया जाए और उनके ऊपर केसेस भी चले जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हैं और मिड टर्म इलेक्शंस ही उनको बचा सकते हैं। अगर वो रिपब्लिकन जीत गए तो बच जाएंगे, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन अगर डेमोक्रेट जीत जाते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुसीबतें शुरू हो जाएगी। तो आप ये सोच लेना कि नवंबर के बाद उनके सिर्फ 2 साल, अगर डेमोक्रेट जीत गए तो वो 2 साल उनके बहुत बुरे कटने वाले। जी बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब तेजावत साहब से भी लेते हैं। तेजावत साहब, ट्रंप का अगला निशाना कौन हो सकता है? जाहिर है कि जो इराक पे जब उन्होंने कब्जा किया था, इराक को जब नेस्तनाबूद किया था, तो ये लगभग तय था तेजावत साहब कि उनका अगला निशाना है वो ईरान है। क्योंकि इराक के बाद में अगर कोई वहां पे संसाधन संपन्न अगर कोई देश था तो वह ईरान ही था, जो ट्रंप और खासकर यूनाइटेड स्टेट की नीतियों के अनुरूप नहीं चलने वाला देश है। बाकी गल्फ के बाकी तमाम जो देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, उनमें सारी ऐसी सरकारें हैं जो अमेरिका जहां कहेगा, जैसा कहेगा, वह अपनी नीतियों को और अपने ऑयल मार्केट को खोलने या बंद करने के लिए तैयार है। और वो किस मुद्रा में व्यापार करेंगे इससे लेकर सब कुछ लगभग तय है उनके लिए। और ईरान की ये जो रिजिम थी वो 79 से ही अमेरिका के खिलाफ थी और हमें पता था कि उसका जो पूरा का पूरा जो सरकार का जो निर्माण हुआ था वो ही पश्चिम और अमेरिका के विरोध पर निर्माण हुआ था। तो ऐसे में संभावना ही नहीं थी। अगर यह सब कुछ हो जाएगा तो यकीन मानिए अमेरिका का जो अगला टारगेट होगा वो खासकर इस वेस्ट एशिया में जो ताकत वाले देश है, जहाँ पे पेट्रोल्स वगैरह है, पेट्रोलियम है, संसाधन है, अगर वो अपनी शर्तों के सामने या तो लगातार वो झुकते जाएंगे और अगर वो नहीं झुकेंगे तो मुझे लगता है जिन्हें ये दोस्त बोल रहे हैं, जिनको ये दोस्त कह के पुकार रहे हैं, वो ही इनका अगला टारगेट होगा। दुनिया का सबसे बिजी समुद्र रूट, जहां हर तरफ कड़ा पहरा है, आसमान से ड्रोन नजर रख रहे हैं और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना के जंगी जहाज तैनात हैं। दावा है कि यहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसी कड़े पहरे के बीच से आधी रात के सन्नाटे में विशालकाय जहाज तेल से लदे हुए चुपचाप निकल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां अप्रैल 2026 की इस तपती गर्मी में अमेरिका और ईरान के बीच लुका छिपी का एक ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसने पूरी दुनिया के बाजार में खलबली मचा दी है। आज की बड़ी खबर, क्या अमेरिकी नाकेबंदी फेल हो रही है? अप्रैल के मध्य से यानी पिछले करीब एक हफ्ते से अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज में एक सख्त नेवल ब्लॉकेड लागू कर रखी है। मकसद साफ है, ईरान के तेल निर्यात की कमर तोड़ना। लेकिन ताजा समुद्री खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।
खबरों की माने तो 25 से अधिक ऐसे टैंकर जिनका सीधा संबंध ईरान से है, इस घेराबंदी को धत्ता बताकर सुरक्षित निकल गए। अब सवाल ये है कि जब समंदर के उस संकरे रास्ते पर अमेरिकी रडार और युद्धपोत तैनात है तो ये 25 विशालकाय जहाज निकले कैसे? क्या ये अमेरिका की तकनीकी हार है या ईरान की कोई सोची समझी रणनीति? जानकार इसे शैडो फ्लीट कह रहे हैं। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, ये वो टैंकर है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर चलते हैं। ये जहाज निगरानी से बचने के लिए 3 बड़े हथकंडे अपनाते हैं। पहला, AIS ब्लैकआउट। ये जहाज अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे डिजिटल रडार पर गायब हो जाते हैं। दूसरा, पहचान की चोरी। समंदर के बीचों बीच इनका नाम और रजिस्ट्रेशन बदल दिया जाता है। तीसरा और आखिरी, शिप टू शिप ट्रांसफर। गहरे समंदर में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि मुख्य टैंकर की पहचान ना हो सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सख्ती के बावजूद ईरान का ये नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमेरिकी निगरानी विमानों को चकमा देना मुमकिन हो पा रहा है। दुनिया के विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज को पूरी तरह सील करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर अमेरिका यहाँ जरा भी ज्यादा सख्ती करता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में आग लग सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उनकी नाकेबंदी पूरी तरह सक्रिय है और उन्होंने कई जहाजों को रोका भी, लेकिन हकीकत यही है कि प्रतिबंधित तेल की आंशिक आवाजाही भी ये साबित करती है कि ईरान का सप्लाई चेन नेटवर्क उम्मीद से कई गुना ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल है। ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग है। तो क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा या फिर आने वाले दिनों में होर्मुज के पानी में बारूद की गंध सुनाई देगी? फिलहाल स्थिति यह है कि समंदर में तनाव चरम पर है और हर गुजरते टैंकर के साथ दाव ऊंचे होते जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने जहाज निकले। असली सवाल ये है कि अगर नाकेबंदी पूरी तरह नाकाम हुई तो क्या अमेरिका सीधे सैन्य टकराव का रास्ता चुनेगा? और अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब और आपकी गाड़ी के पेट्रोल पर इसका क्या असर होगा? कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अब सीजफायर के बाद भी युद्ध शुरू होता है और वो जारी रहता है तो इसकी ज्यादा संभावना है कि वो युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए, कई सारे और देश उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि अब सिर्फ 3 देशों की बात नहीं रहेगी, अमेरिका, इजराइल और ईरान की, उसमें लोग जुड़ेंगे और भी देश शामिल होंगे। आपका क्या मानना है इस बयान को लेकर सर? कौन से देश शामिल होंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चाइना और रशिया और तो कोई देश शामिल होने के लायक नहीं है यहाँ पर, और इसको लगता नहीं है कि और कोई इसको ईरान का दोस्त भी है। तो जो आप इसको, ईरान इज नॉट अ वेरी पॉपुलर कंट्री कि भाई उसके इतने सारे, वो उसके पास ऑयल है तो लोग उसके पास जाते थे, बट अदरवाइज जिस तरीके से ईरान अपनी रिजीम को चलाता है और एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपना रखता है, तो ये स्टेटमेंट्स जो आती है ना, जो इनके सीनियर ऑफिसर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये एक कोई प्रोपेगेंडा वैल्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट है। बिकॉज चाइना क्या आएगा यहाँ पे लड़ने के लिए? चाइना इज नॉट ए एक्सपीडिशनरी फोर्स। अगर हम इसको एक चीज स्टडी करें, चाइना साउथ चाइना सी में लड़ सकता है, वहां पे अपनी उसके पास ताकत है। अब उसके पास ऐसी एक्सपीडिशनरी फोर्स नहीं है। एक्सपीडिशनरी फोर्स के लिए आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होते हैं। चाइना के पास मुश्किल से 3 या 4 हैं। तो चाइना तो इसको यूएस के पास 11 हैं, तो इसको यूएस इसीलिए फैला हुआ है सारी जगह। 800 बेसिस हैं इसको यूएस के। चाइना के कितने मिलिट्री बेसिस हैं और वो कहाँ से ऑपरेट करेगा फिर चाइना? बिकॉज उसको कहीं ना केस तो अपना लॉजिस्टिक बेस अपना इसको लगाना पड़ेगा। उसके पास 2 जगह हैं जहाँ से ऑपरेट कर सकता है। एक तो ये जो डिजिबूती है हानो अफ्रीका में, और एक उसके पास पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो पाकिस्तान अलाउ करेगा बिकॉज अभी इसको पाकिस्तान फंसा है इसको बुरी तरीके से, इसको अमेरिका के साथ। क्या पाकिस्तान अलाउ करेगा कि ग्वादर से चाइना ऑपरेट करे? तो ये चाइना के लिए मुश्किल है, और ये इसको लूजली हम चाइना का नाम भी ले लेते हैं, बट चाइना इज नॉट एक्सपर्टली फॉर एक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ता। वो जो उसका प्रिंसिपल है माओ से ही चला आ रहा है, टू विन अ वॉर
विदाउट फायरिंग अ बुलेट। और चाइना ऐसे ही करता है, उसने लद्दाख में भी लड़ाई नहीं छेड़ी भारत के साथ, और गलवान के बावजूद। तो इसको गलवान में भी चाइना की काफी कैजुअलिटीज हुई थी जो बताई नहीं जाती हैं। जी। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो ये स्टेटमेंट, उनको सुन लेना चाहिए, बिकॉज उनको लॉजिक नहीं है। कोई भी देश ईरान के साथ इस बूट्स ऑन ग्राउंड तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज ये जो अभी जिक्र कर रहे हैं ये बूट्स ऑन ग्राउंड का जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज मटेरियल हेल्प तो मिल ही रही ईरान में। रशिया भी उनको एयर डिफेंस सिस्टम S-300 S-400 दे रहा है। चाइना से भी HQ-9 और HQ-16 आया हुआ है, और भी मिसाइल का जो रॉ मटेरियल है, आपका रेयर अर्थ, आपके एलिमेंट्स है, आपके सेमी कंडक्टर्स एंड मैग्नेट्स है, वो सब तो चाइना से आए हुए हैं। तभी तो ये लोग अपनी मिसाइल्स अपना बना पा रहे हैं। रशिया ने इनका जो शाहिद ड्रोन था 136, उसको रशिया ने और भी बेहतर बना के इनको दिया है अभी लड़ने के लिए, और सुखोई भी दिए। अब ग्रुप कैप्टन साहब को ज्यादा पता होगा, सुखोई भी आए हुए हैं यहाँ पे, और उनकी जो ट्रेनिंग भी आई थी, हमने उसमें फोटोग्राफ्स भी देखी थी, पायलट्स आए थे, रशियन पायलट इनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, और ये होती रहेंगी आने वाले वक्त। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी देश यहाँ पे आएगा और कोई ये वर्ल्ड वॉर वगैरह इसको बोलते हैं कि एक्चुअली बताने के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, और काफी जो चैनल्स भी हैं जो शोर मचाते हैं, वर्ल्ड वॉर आ रहा है, ढा 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 सारी जगह मच रहा है, तो वो सब ना वो अपने TRPs के लिए करते हैं, उनमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास इसी सवाल को लेकर चलते हैं। देवनाथ सर, ईरान की ओर से ऐसा बयान दिया गया है, कोचर सर ने बताया कि इस बयान को बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए, और ऐसा लगता भी है कि कौन सा देश जो सामने आकर ईरान के साथ युद्ध लड़ना चाहेगा, खासकर अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका जैसे ताकतवर देश के खिलाफ। लेकिन आपको चीन को लेकर क्या लग रहा है? चीन और ईरान तो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए देश हैं, मतलब उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चीन बहुत सारा तेल भी ईरान से लेता रहा है। चीन ने आर्थिक प्रगति जो हासिल की है पिछले कई सारे दशकों में, उसकी बड़ी वजह यह भी रही है कि उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा है पिछले कई सालों से, और उसने सिर्फ अपने विकास पर फोकस किया है। आपको आने वाले निकट भविष्य में चीन कहीं पर उलझता हुआ नजर आ रहा है? वैभव जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को शी जिनपिंग ने बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिया है। पोलिट ब्यूरो जो है बहुत ही क्लियर है कि चीन का एकमात्र ध्येय है ताइवान, ताइवान, ताइवान। ताइवान के अलावा चीन अपनी शक्ति अब कहीं भी क्षीण यानी कमजोर नहीं करना चाहता। उनकी जो टोटल नेशनल पावर है, युद्ध लड़ने की क्षमता, आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक क्षमता, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जो डिप्लोमेटिक पावर है, वो सिर्फ ताइवान पर केंद्रित रखनी है। ये उनके पोलिट ब्यूरो का डायरेक्टिव है, तो वो किसी भी तरह से उसको कहीं और जाया नहीं करेंगे। वेनेजुएला में हमने देख लिया, चीन वेनेजुएला से बहुत ज्यादा कच्चा तेल लेता था क्योंकि उभय पक्ष को बड़ा फायदा था। लेकिन जैसे ही वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया, चीन चुपचाप वहां से निकल गया। जबकि उस दिन सुबह जिस दिन निकोला मादुरो को हाईजैक किया गया, उसी दिन वहां पर चाइनीज डेलीगेशन घूम रहा था वेनेजुएला में, कराकस में। तो चीन बहुत क्लियर है कि वह अपने आर्थिक हित के लिए काम करता है, कुछ हद तक ईमानदारी से अपने दोस्तों के साथ रहता है। लेकिन अगर दोस्ती का मतलब यह है कि अमेरिका से युद्ध करना है, तो चीन उससे थोड़ा दूर रहना चाहेगा। ईरान के युद्ध में चीन हर तरह से ईरान के साथ है, मदद भी करता है, करता रहेगा। जैसे कि हमने 40 दिन के युद्ध में देखा कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस दे दिया, आर्थिक मदद दे दी। चीन ने दुनिया में एक राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशन में भी चीन ईरान के साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इससे ज्यादा चीन कुछ नहीं करेगा। चीन क्या युद्ध करेगा? नहीं। चीन क्या अपने PLA की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किसी भी तरह से दुनिया में और कहीं डिप्लॉय करके दुनिया में और कहीं अमेरिका को थ्रेटन करेगा? जैसे कि चीन अभी कर सकता है कि ताइवान पर दबाव डाल दे। देवनाथ सर,
एक सवाल इसमें और है कि छोटा सा ही सवाल है, चीन की सेना को लेकर भी, सैनिकों को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अमेरिका को लेकर कहा जाता है कि वो अभ्यस्त हैं युद्ध लड़ने की, छोटी मोटी लड़ाइयाँ इधर उधर करते रहते हैं, और पिछले हम कई सालों को देखें तो हर साल, हर 3-4 साल पे वो कहीं ना कहीं वो युद्ध छोटा मोटा लड़ ही लेते हैं। चीन की सेना के पास अभ्यास की कमी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वैभव जी, जो ये बयान आते हैं, ये बयान अगर आप किसी मिलिट्री ऑफिसर से पूछेंगे तो जो प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो आपको ऐसा कहेंगे कि दुश्मन मेरे हाथ में नई चमचमाती तलवार है और दुश्मन के हाथ में एक जंग लगा हुआ चक्कू है। तो भाई, हमें तो ट्रेन किया गया है एयरफोर्स में और आर्मी में कि दुश्मन के हाथ में चाहे सिर्फ चक्कू है, मेरे हाथ में तलवार है, मेरी तलवार नई नवेली चमक रही है, धारदार है, लेकिन दुश्मन के हाथ में टूटी फूटी जंग लगी हुई चक्कू है, लेकिन हम बच के रहना है। दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल आर्मीज हैं वो कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझती हैं। देखिए, युद्ध 3 मुद्दाओं पे लड़ा जाता है। जैसे जनरल कोचर मेरे साथ हैं, एक जवानों का और यंग ऑफिसर्स का जज्बा, भारत के पास कोई कमी नहीं है। दूसरा है कि उनके पास लड़ने के लिए वेपन कैपिटल, यानी जो हथियार के वेपन सिस्टम है क्या है, टैंक कैसे हैं, तोप कैसे हैं, एयर डिफेंस मिसाइल कैसे हैं, शिप्स कैसे हैं, फाइटर विमान कैसी हैं। लेकिन तीसरी चीज सबसे बड़ी होती है वैभव जी, जो कि शायद जनरल कोचर और मैं जानते हैं, वो ये है कि बेहतरीन जज्बा हो, बेहतरीन वेपन सिस्टम हो, लेकिन अगर आपके टैंक के गोले 20 दिन के बाद खत्म हो जाएं, आपकी एयर डिफेंस मिसाइलें 10 दिन की लड़ाई के बाद खत्म हो जाएं, और आपकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स 7 दिन की लड़ाई के बाद खत्म हो जाएं, तो आप युद्ध कैसे करेंगे? ये समझना पड़ेगा। जितने हमारे डिफेंस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कुछ जोशीले होते हैं जो कि ये कहते हैं कि चीन की जो फौज है वो कच्ची फौज है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि चीन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज अगर युद्ध हो जाए तो भारत में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक दिन में 1500 टैंक के गोले बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं वैभव जी, जब युद्ध चालू हो जाएगा ना, ये कारगिल में जो हुआ था तो लड़ाई नहीं थी। अगर 1965 जैसा या 1971 जैसा युद्ध हो जाए तो 1500 गोले तो इंडियन आर्मी के टैंक महज 3 घंटे के युद्ध में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और J&K में फायर कर देंगे। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर 3 शिफ्ट में काम करती हैं तो 1500 टैंक के गोले बना सकती हैं, जो कि हमारी आर्मी महज 3 घंटे के युद्ध में फायर कर सकती है। जबकि चाइना में उनका एक एडवांटेज है, अगर उनके टैंक 1500 गोले 3 घंटे में फायर कर सकती है तो चाइनीज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो उस दिन 5000 टैंक के गोले बना सकती हैं। अब ये जो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एस्पेक्ट है कि इंटेंस जब फायरिंग युद्ध होता है तो उसमें कितना अम्युनिशन, खासतौर से महंगा वाला ऑपरेशन अम्युनिशन, खासतौर से हाईटेक वाले ऑपरेशन, खासतौर से वो वाले अम्युनिशन जो कि इंपोर्टेड होते हैं, आप कहां से लाएंगे? तो युद्ध, भारतीय जवान और यंग ऑफिसर्स बहादुर हैं, ठीक है, लेकिन वो बहादुरी से एक बहुत बहादुर जवान है, एक बहुत बहादुर लेफ्टिनेंट है, लेकिन 30 दिन की लड़ाई के बाद अगर आप उसको शोल्डर फायर्ड मैन पैड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं देंगे तो कैसे युद्ध लड़ेगा? 30 दिन का स्टॉक है, ओपन सोर्स है, मैं बता देता हूं।